जय हिंद दोस्तों। AKM डीप एनालिसिस में आपका एक और बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजय। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह बन चुकी है जिसने हमारी ज़िंदगी में इतने बड़े बदलाव ला दिए हैं कि हम विश्वास नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बनाने के लिए और एक बात को अपनी आगे रखने के लिए, अपना एक विचार रखने के लिए सोशल मीडिया में आज बहुत तरक्की हुई है। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए, तो मैं अपने विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। आप उसमें मेरे साथ एग्री कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं और अपने विचार आप खुद बना सकते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि एक छोटा सा एक स्टेटमेंट कोई छोटा बंदा उसको सेलिब्रिटी बना देता है, और कभी कभी ऐसे होता है कि सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े लोग होते हैं, लीडर होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, अपनी फील्ड में बहुत आगे हो सकते हैं। वैसे लोग जब ऐसा कोई स्टेटमेंट कर देते हैं तो वो अर्श से फर्श पर आके गिरते हैं। यही सोशल मीडिया की आज ताकत है। ट्विटर है, एक्स हैंडल बोल दो, या इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और यूट्यूब तो है ही। दोस्तों, ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म जिसको डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट चलाते हैं, ट्रुथ सोशल करके उनका एक अपना एक सोशल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है। उसमें उन्होंने एक पोस्ट साझा की और उन्होंने उसमें कहा कि जो एक बंदा है माइकल सैवेज करके, उसने अपना एक पोस्ट डाला था जो डोनाल्ड ट्रंप ने फॉरवर्ड किया। अब ये ऐसा स्टेटमेंट था जो काफ़ी निराश करने वाला था। इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये इनका कहना ये है कि अमेरिका के अंदर बच्चे पैदा किए जाते हैं जानबूझकर। 9वें महीने में उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो अमेरिका में आते हैं और बच्चे को वहाँ अमेरिका में जन्म दे देते हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो वहाँ का सिटीजन बन जाता है अपने आप। वो उनका कानून है ऐसा। ये सैवेज साहब का कहना ये है कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात में कोई सही बात है। सब देश के अपने अपने नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, सबके अंदर इंटरनल काफ़ी विसंगतियाँ होती हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, अपने डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। लेकिन उन्होंने बाद में जो कहा वो आपत्तिजनक था और मेरा आज का ये वीडियो उसी के इर्द गिर्द है। उन्होंने भारत और चीन को एक हेल होल कहा है। ये यहाँ पर इन्होंने इसे हेल होल कहा है। ये वाला जो है, ये हेल होल का मतलब है नर्क। मैं चीन की पैरवी तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे चीन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई लगाव है, ना मोहब्बत है। मुझे तो अपने देश से प्यार है और मैं अपने देश के ऊपर इस तरह की जो बात माइकल सैवेज ने रखी है। अच्छा, दूसरी एक बात बीच में मैं आपको बता दूं कि सैवेज का मतलब होता है असभ्य, जंगली। तो ये उन्होंने ऐसे ही ये सारी बातें लिखी हैं उनके अपने जो हैंडल के ऊपर। और वही चीज़ ज़्यादा जिस बात ने आहत किया वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हैंडल पे इसे रीपोस्ट किया। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं देखते हैं कि अब बेबी हेयर, यहाँ से शुरू करते हैं। पीपल आर कमिंग हेयर बाय एयरप्लेन इन द 9th month ऑफ देयर प्रेगनेंसी। 9वें महीने में आते हैं। अ बेबी हेयर बिकम्स एन इंस्टेंट सिटीजन, देन दे ब्रिंग द एंटायर फैमिली इन फ्रॉम चाइना और इंडिया और सम अदर हेल होल, यानी कि भारत, चीन और कोई और दूसरा देश का हेल होल, यानी कि भारत को भी हेल होल बोला। यू डोंट हैव टू गो टू फार टू सी दैट इंग्लिश इज नॉट स्पोकन हियर एनीमोर। ये कहते हैं कि यहां पर भाषा नहीं बोली जाती, इंग्लिश नहीं बोली जाती। दैट
there is almost no loyalty to this country amongst the immigrant class coming in today, which was not always the case. अब इस माइकल सैवेज को कौन बताएगा कि भारतीय लोग शुद्ध इंग्लिश बोलते हैं, ग्रामेटिकली सबसे ज्यादा अच्छा इंग्लिश भारतीय बोलते हैं। इसके अंदर अमेरिका और ब्रिटेन भी पिछड़ जाता है। दोस्तों, ये कहते हैं कि they are not like European Americans of today and their ancestors. ये यूरोपियन अमेरिकन जैसे नहीं हैं और उनके जो पूर्वज थे उसके जैसे नहीं हैं। आयरिश लोग जो थे वो घुल मिल गए, इटालियंस भी घुल मिल गए, पोलिश जो थे वो भी घुल मिल गए, लिथुआनियंस, रोमानियंस और रशियंस भी घुल मिल गए। They all integrated and became Americans in मेल्टिंग पॉट। एक बर्तन में जो थे वो सब घुल मिल गए, मिक्स होके अमेरिकन बन गए। हाँ, अब इनका कहना है कि अब ये तो रहा नहीं, मेल्टिंग पॉट तो है नहीं अब ये सिर्फ कैश पॉट है। ठीक है, ये आपकी इच्छा, जो बोलना है आप बोलिए, हमको कोई इससे मतलब नहीं पड़ता। क्योंकि अमेरिका के अंदर ऐसा है दोस्तों कि जो भी कोई जाता है वो पैसे कमाने के लिए जाता है। वहाँ पर मजदूरी करता है, दिन रात मेहनत करता है, 2 पैसे जमा करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये हर भारतीय का या हर एशियन का ये एक फंडा है। यहाँ पर वो कहते हैं कि उनके पिताजी, उनके पेरेंट्स कौन हैं, जिसको भी हम सिटीजनशिप दे रहे हैं, बर्थ राइट सिटीजनशिप दे रहे हैं, ये सब उन्होंने सही, ठीक है, ये उनका आपस का मामला है, अमेरिका का इंटरनल मैटर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जनाब आगे कहते हैं, आई यूज टू बी अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ इंडियंस इन इंडिया until I opened my eyes up to what's going on here. White men need not to apply to jobs in the state of California, never mind in high tech. I don't care what your qualifications are, you are not getting job as a high tech in California. इनका कहना है, your chances are nil, you have to be from India or China because almost all the internal mechanisms are set up to run by Indians and Chinese. आपको कैलिफोर्निया के अंदर हाईटेक जॉब नहीं मिलेगा। इनका कहना है कि ये सारे जॉब्स आपके लिए नहीं है, ये सारे जॉब्स इंडियंस और चाइनीज़ लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो मैकेनिज्म है, जो सेटअप है, वो इन्हीं लोगों को जॉब देने के लिए बनाया गया है। तो मेरा सवाल इसके साथ साथ ये जो उन्होंने कहा है उसी के ऊपर सवाल है कि क्या अमेरिकन्स जो हैं वो ऐसी हाईटेक जॉब्स के लिए अपने आप को डिजर्व करते हैं, वो लायक हैं इस जॉब के लिए? क्या वो उतने पढ़े लिखे और उतने ट्रेंड हैं जितने इंडियंस हैं, जितने भारतीय हैं और कुछ हद तक चाइनीज़ भी हैं? ये सब लोग कड़ी मेहनत करते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से अमेरिका में आजकल मेहनत करना एक आउट ऑफ फैशन है। वहाँ पर किसी को मेहनत नहीं करनी है। 1990 से लेके जब से वहाँ पर आउटसोर्सिंग का जो भूत सवार हुआ वहाँ की सरकारों के ऊपर कि सब कुछ बाहर दे दो, सब जॉब बाहर दे दो, सारे प्रोडक्शन की जो भी इनकी जॉब्स हैं उसको जाने दो, सर्विसेज सेक्टर्स के अंदर जो भी हैं, जो आज से करीब 25 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी हैरानी होती थी। मैं सोचता था कि ये कैसे लोग हैं जो अपने देश की नौकरी दूसरे देशों में दे रहे हैं। यही चीज़ आज इनको नड़ रही है, यही चीज़ आज इनके गले की फांस बनी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने देश की नौकरियां बाहर के देशों में दे देंगे, अगर वहाँ की सरकारें जो थी वो डेमोक्रेट्स हो या फिर रिपब्लिकन्स हो, दोनों एक हैंड इन ग्लो है, वहाँ पर दोनों की टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, छुपी अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में।
वहाँ की पॉलिसियाँ 25 साल 50 साल के लिए बनती हैं, और उसमें की ये आउटसोर्सिंग की एक पॉलिसी थी जिसने सारी जॉब्स जो थी वो ओवरसीज भेज दी। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वहाँ की एक पूरी जनरेशन। देखिए, जनरेशन आज के ज़माने में 15 साल में जनरेशन बदल जाती। दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और ऐसे में अमेरिका की एक पूरी जनरेशन, शायद 2 जनरेशन, वो आराम से ज़िंदगी बिताने में और आराम से खाने पीने में, ऐश करने में मानती है, नौकरी करने में नहीं मानती है। अमेरिका ने बहुत मेहनत की है। विश्व युद्ध के समय, विश्व युद्ध के बाद और विश्व युद्ध से पहले अमेरिका ने बहुत मेहनत की है। अच्छी, दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़कें बनाई, पूरा सुपर्ब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। किसी की मजाल नहीं थी कि वो अमेरिका के करीब भी जाए। उनके यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही थी। लोग नई नई चीज़ें बना रहे थे, नए नए आविष्कार बना रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। इट वॉज अ हैपनिंग डिकेड्स ऑफ अमेरिका, सब कुछ हो रहा था। लेकिन बाद में ये धीरे 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 इनको बैठ के खाने की आदत पड़ गई। डॉलर रिजर्व करेंसी बन गया, तो डॉलर छापने की एक छूट मिल गई अमेरिका को। उसमें भी वापस जो डॉलर था वो पेट्रो डॉलर बन गया, तो और छूट मिल गई। कुछ साल के बाद उन्हें ऐसा लगा कि हमें सिर्फ बैठ के खाना है। अब यही चीज़ आज की जनरेशन को भारी पड़ रही है। वहाँ पर ना तो एजुकेशन है और ना ही लोगों के में काबिलियत है कि वो इंटरनेशनली जो दूसरे लोग हैं, जो ट्रेन्ड टेक्नीशियंस हैं, जिनको इसके बारे में ज्ञान भी है और एक्सपीरियंस भी है काम का, उनके सामने ये टिक नहीं सकते। तो अब इसे हम रोना धोना कहते हैं, विक्टिम कार्ड खेलना कहते हैं। दोस्तों, ये उनका जो पोस्ट है, इसमें ये बाकी की तो सारी उनकी अंदर की बातें लिखी हैं, सब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ और वो सब इन्होंने लिखा है। फिर आता है, वो कहते हैं ट्रम्प साहब को कि आपको ये देखना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से ये सिर्फ मेरा अकेले का ओपिनियन है, एंड प्लीज़ डोंट थिंक इट्स गोना हैपन, दे आर ऑल अफ्रेड ऑफ देम। वो कुछ इंटरनली बोल रहे हैं और उसको कैसे हटाना और ये सब उन्होंने सजेस्ट किया है क्या करना चाहिए। लेकिन जो आगे उन्होंने लिखा है वो काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल है। What does diversity mean anymore? Have you been to an emergency room at least recently? I have. See how you treated it. It is an ER room. It is like Tower of Babel. वहाँ पर बवाल सब चल रहा है। ER का मतलब है हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी रूम की वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि दे आर मिल्किंग द सिस्टम ड्राई। मतलब ये जो लोग हैं जिसको बर्थ राइट मिल रहा है, सिटीजनशिप जो मिल रही है, वो ये लोग हैं सारी सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। कौन लोग हैं? जिसके बच्चे यहाँ पर पैदा हुए, वो 90वें महीने में यहाँ पर आए और बच्चे यहाँ पर पैदा किए, वो बच्चे को सिटीजनशिप मिली और बाद में उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली मेम्बर्स यहाँ आ गए और यहाँ की सिटीजनशिप ले ली, यानी कि अमेरिका की। अब वो लोग जो, उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी रूम है वहाँ पर जाके आप देखिए कि वहाँ पर क्या बवाल खड़ा हुआ है। वहाँ पर लोग, मतलब दे आर मिल्किंग द सिस्टम ड्राई, मतलब उस सिस्टम का खून चूस रहे हैं, पूरा खून सक कर रहे हैं और इसको ड्राई कर रहे हैं, यानी कि सिस्टम को खराब कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। एंड if one of them gets a runny nose, 15 of them come in there and get an $100,000 treatment for nothing. ये कितनी स्टूपिड बात है। ये कोई मूर्ख ही कर सकता है कि किसी को जुकाम हो गया है, उस जुकाम के लिए 15 लोग अस्पताल के इमरजेंसी रूम में आते हैं और सब लोग अपनी ट्रीटमेंट कराते हैं, और उस ट्रीटमेंट का जो खर्च है वो करीब करीब $100,000 यानी कि लाखों डॉलर्स में आता है खर्च उसका। क्यों? एंड दैट्स जस्ट फॉर नथिंग। अब ऐसा दावा तो कोई मूर्ख इंसान कर सकता है।
मैंने पहले ही कहा कि ये काफ़ी असभ्य है और जंगली है। इन्होंने अपनी जो सरनेम है वो काफ़ी सही लगाई, सैवेज। वो सैवेज ही हैं। दोस्तों, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कहते हैं कि मेल्टिंग पॉट के अंदर सारे यूरोपियंस आए, एक हो गए और सब अमेरिकन्स बन गए। ठीक है, वो अब अमेरिका का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके हिसाब से वो चलते हैं और उनको अमेरिका से अब प्यार हो गया। दोस्तों, अमेरिका आज भी अपॉर्चुनिटी का देश है। भर भर के अपॉर्चुनिटी वहां पर है, क्योंकि दुनिया भर से अच्छे दिमाग जो है वो अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी रिजर्व करेंसी की क्षमता है। पूरी दुनिया की सारी रिजर्व बैंक्स, जितनी भी रिजर्व बैंक है, वो अमेरिकन डॉलर को रिजर्व करेंसी के हैसियत से अपने पास रखती है। अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड्स छापती है और इन देशों को देती है। जितने ये देश वो बॉन्ड खरीदते हैं उतने डॉलर अमेरिका छापता है। इस वजह से अमेरिका के पास बहुत ताकत है, उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। अगर डेट के बारे में जो हल्ला मचाया हुआ है आजकल, वो भी एक ड्रामा है, वो एक नाटक है। अमेरिका एक झटके में अपनी सारी डेट छूमंतर कर सकती है, एक झटके में। अमेरिका किसी का मोहताज नहीं है। अमेरिका किसी से डरता नहीं है। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। इसे बांधने वाला, उसे नियम से चलाने वाला कोई नहीं है। और इसी वजह से सारे जो देश के दूसरे देश के लोग हैं उन्हें वहां पर जाना है। एक बार अगर ऐसे हो जाए कि अमेरिका की डेट की वजह से और किसी रीजन की वजह से उसकी रिजर्व करेंसी जो है वो फेल हो जाए, उसका डॉलर फेल हो जाए, फिर ये मेल्टिंग पोट के अंदर जितने कौन यूरोपियंस थे, किसके किसके नाम माइकल सैवेज ने लिखे थे, देखते हैं उसमें से कितने वहां रहते हैं और कितने लॉयल रहते हैं अमेरिका के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय लोग ज्यादा लॉयल है इन लोगों से। मैं ये कह रहा हूं कि जो भारतीय कर रहे हैं उससे ज्यादा वो लोग कर रहे हैं जो यूरोप से आए हैं। दोस्तों, अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं, वाइट अमेरिकन्स जो हैं, वो अमेरिकन थे ही नहीं। ये सारे ब्रिटिशर्स हैं। ये ब्रिटिशर्स 400-500 साल पहले कोलंबस ने जब अमेरिका को खोजा था, ये उसके बाद वहां आना शुरू हुए थे। जैसे भारत के ऊपर कब्जा किया, वैसे ही इन्होंने अमेरिका के ऊपर कब्जा किया। जैसे हमारे ऊपर इन्होंने शासन करने की कोशिश की और हमारे पर की भी, लेकिन हम बहुत, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा थी और हम पूरी देश में, हमारे जो इलाका है हमारा देश का, उसमें हम फैले हुए थे। रेड इंडियंस जो हैं, वहाँ के नेटिव अमेरिकन्स, वो उस तरह से नहीं थे। इन्होंने उनके ऊपर काफ़ी जुल्म किए, बहुतों को मार दिया और ख़त्म कर दिया और ये वहाँ पर कब्जा जमा के बैठ गए। ये गोरे अमेरिकन्स ब्रिटिशर्स हैं, ये आप सबको पता है, आपने भी इतिहास पढ़ा है। मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये जब बात करते हैं कि अब भारतीय लोग आ रहे हैं, वो घुल मिल नहीं रहे हैं, चीन के लोग आ रहे हैं, दूसरे कंट्रीज जो हेल होल हैं वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पर बस रहे हैं और वहाँ के उनके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। मैं और किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ भारतीयों की पैरवी कर रहा हूँ। क्या भारतीय लोग यहाँ से अमेरिका जाने के बाद, भारत से अमेरिका जाने के बाद, वहाँ की जो रिसोर्सेस हैं, वहाँ की जो सरकार है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे उन दोस्तों से पूछ रहा हूँ जो अमेरिका में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या आप अमेरिकन सरकार की मदद के ऊपर वहाँ पर जीवित हैं? क्या आप वहाँ पर उनके जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो उनको स्टाइपेंड मिलता है, क्या वो आप लेते हैं? आप में से ज़्यादातर लोग नहीं करवाते हैं, क्योंकि भारतीय लोग वहाँ पर जाके कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 2 पैसा कमाते हैं और काफ़ी सम्मान से रहते हैं।
सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहते। ये कहते हैं कि ये लोग अपनी भाषा को नहीं भूलते हैं, अपने कल्चर को नहीं भूलते हैं। इसमें क्या गलत है? क्या किसी भारतीय ने बोला कि नहीं आपको क्रिसमस नहीं मनानी है, हम नहीं आएंगे आपकी क्रिसमस पार्टी में? क्या कोई भारतीय अपने घर में क्रिसमस ट्री नहीं लगाता है? वो भी उसको सेलिब्रेट करता है, उसे भी उसमें आनंद मिलता है। हम भारतीय लोग हर चीज में आनंद ढूंढते हैं, खुशी ढूंढते हैं, चैन ढूंढते हैं, सुकून ढूंढते हैं। क्या हम हमारी भाषा, हमारी हिंदी भाषा हो, गुजराती हो, मलयालम हो, तमिल हो, कोई भी भाषा हो, क्या हम उनके ऊपर थोपते हैं? उनसे कहते हैं कि नहीं हम यही भाषा में बात करेंगे, आपको हमारे साथ डील करना है तो करो, नहीं तो मत करो। हम नहीं करते ऐसा। हम उनके साथ मिल जाते हैं, हम घुल मिल जाते हैं। क्या ये जब ब्रिटेन से अमेरिका आए तो इन्होंने क्या रेड इंडियंस जो यहाँ के नेटिव्स थी उसकी भाषा सीखी, उसकी भाषा में बात की? नहीं की ना। उन्होंने जबरदस्ती इंग्लिश इनके ऊपर थोपी। अब जो उन्होंने किया तो वो पाप था। तो इनको हमेशा से डर रहता है कि ये लोग भी ऐसा करेंगे, करते हैं। जो इस्लामिक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं वो करते हैं ऐसा, लेकिन भारतीय उसमें शामिल नहीं। भारतीय ज्यादातर मेजॉरिटी इंडियंस enter US lawfully. They get the job lawfully. They live there lawfully. They are the most law-abiding citizens. और जहां पर भारतीय रहते हैं वहां पर 0 क्राइम का रेट है। मेहनत से पैसा कमाते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं और खर्च भी करते हैं। जिस तरह से बाय दिस वे दे आर हेल्पिंग अमेरिकन इकोनॉमी टू ग्रो। दोस्तों, बहुत दिनों से एक बात मेरे ख्याल में आई थी। अमेरिका पिछले कुछ युद्ध जो हैं वो हार क्यों रहा है? बहुत सारे अमेरिका ने जितने युद्ध जीते हैं उससे बहुत ज्यादा युद्ध हारे हैं, और ये सारे युद्ध वो हारता क्यों है? तो सबसे पहली बात तो हमेशा हमने देखी है कि अमेरिका जो है वो इन्वेडर है, वो हमलावर है, और जिसके ऊपर वो हमला कर रहा है वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए लड़ रहा है। तो उसके अंदर एक जज्बा है, एक इमोशन है कि हाँ मुझे लड़ना है, और उसे अपनी जान की फिक्र नहीं है, वो अपनी जान दे देता है। अमेरिका जो है वो जितना ज्यादा हो सके वो इक्विपमेंट के ऊपर, मशीनरी के ऊपर ज्यादा निर्भर है। वो जज्बे के ऊपर, इमोशंस के ऊपर वो काम नहीं करता, क्योंकि उसे करने की जरूरत ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि उनकी जमीन के ऊपर कभी हमला हुआ ही नहीं है। अमेरिका एक ऐसा आइलैंड है, बड़ा आइलैंड है, जिसके दोनों तरफ समंदर है, और जितने सारे युद्ध अमेरिका करता है वो अपनी जमीन से दूर करता है। वो दूसरों की जमीन पे जाके युद्ध करता है और वो हमलावर बनता है। और जब कभी भी वो हमलावर बनता है, और अगर वहां की जनता वेनेजुएला के जैसी नहीं है, अगर ईरान के जैसी है, अगर अफगानिस्तान की जैसी है, अगर वियतनाम के जैसी है, या फिर कोरिया के जैसी है, तो अमेरिकन सैनिकों की वहां पर बैंड बजना तय है। आज भी ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके रखी है, लेकिन अमेरिका उसके ऊपर हमले नहीं कर रहा है। वो बच रहा है, वो दिखा रहा है कि वो तैयारी कर रहा है, वो बातचीत कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। इतनी बड़ी महासत्ता, इतने बड़े जहाज के 5-5 बेड़े उन्होंने वहां पर लगा रखे हैं। और ईरान जैसा एक देश जो बरसों से उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, जिसके पास ना तो सेना है, वो खुद बोलता है अमेरिका कि उसके हमने सेना को समाप्त कर दिया, नेवी को खत्म कर दिया। तो अगर आप में दम है तो वहां पर आप सेना क्यों नहीं उतार रहे हो? आपका सोल्जर वहां पर क्यों नहीं जा रहा है? घुसे अंदर, मुश्तबा को पकड़े, उसे ले जाए उठा के अमेरिका, जैसे मादुरो को लेके गए थे। नहीं होगा, क्योंकि वहां के लोग अमेरिका के खिलाफ हैं और अमेरिका को इन्वेडर, हमलावर समझते हैं। और यही फर्क है।
अमेरिका युद्ध कभी नहीं जीतेगा। दोस्तों, अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा है, ये आपको मालूम। मुझे इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। दोस्तों, आपको पता होगा कि ये रिजर्व करेंसी का जो खेल है, डॉलर का जो खेल है, पेट्रो डॉलर का जो खेल है, ये भी, उससे भी आप वाकिफ होंगे। अमेरिका ऐसा खेल रच रहा है, ऐसा सेटअप कर रहा है कि अगर आप आज दुकान में जाओ और एक 500 रुपए की कोई अगर चीज खरीदो तो उसका 1.5% अमेरिका कमाए। कहां पर? वहां पर बैठे बैठे। कैसे? तो जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड जो है, मास्टर, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस, जो भी क्रेडिट कार्ड है, जैसे ही आप उसको स्वाइप करोगे तो उसमें का 1.5%, उसकी वैल्यू का 1.5% अमेरिका वहां पर बैठे बैठे कमाएगा। आप बड़े मुस्कुरा रहे हो, इतरा रहे हो बहुत कि मैंने तो क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेस किया है, लेकिन आप उसका 1.5%, 2.5% जो भी उनके परसेंटेज फिक्स किए हैं वो अमेरिकन्स को जा रहे हैं कार्ड कंपनी के थ्रू। ये यहां पर बैठे बैठे कमा रहे हैं। दोस्तों, अमेज़न जो हमारा काफ़ी लोकप्रिय एक बाज़ार है, जो हम बड़े चाव से वहाँ पर से ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं, सब करते हैं क्या, लेकिन आपने एक बात नोट की है? अमेज़न ने चुपके से हर आइटम के सेल के ऊपर 5 रुपया का बाजार चार्जेस करके लगा दिया है। अगर दिन में 1 करोड़ चीजें अमेज़न बेचता है तो 5 करोड़ रुपए अमेज़न एक दिन में कमाता। अगर यही एवरेज पकड़ा तो आप समझ लो कि 150-200 करोड़ तो वो ऐसे ही कमा रहा है। तो अमेरिका का ये बिजनेस मॉडल है कि पूरी दुनिया में कोई भी ट्रेड डील हो, कोई भी सामान का डील हो, उसे वहां पर उसे बैठे बैठे पैसे मिल जाए। वेनेजुएलन ऑयल के बारे में भी यही उन्होंने किया है। वेनेजुएला का तेल है, बेचेगा अमेरिका, आप अमेरिका को पैसे दोगे, अमेरिका वेनेजुएला को पैसे देगा, बीच में अपना कट रख लेगा। तो ये उनका कट रखने की एक मानसिकता बनी हुई है। जो मैंने कहा कि 1900 आज से 20-25 साल पहले उन्होंने काम करना छोड़ दिया, बस इस तरह की वसूली करना इन्होंने शुरू कर दिया। ये हर जगह पे ऐसा करते हैं। अगर स्विफ्ट में जो एक मनी ट्रांसफर का, एक ट्रांजैक्शन का एक जरिया है, अगर भारतीय कोई अगर विदेश में जाते हैं, बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके पेरेंट्स को पता होगा कि आपको स्विफ्ट के थ्रू पैसे आपको ट्रांसफर करने होते हैं। उसमें भी 5% वो अपने ले लेते हैं, पैसा काट लेते हैं, बाकी का पैसा अपने ट्रांसफर कर देते हैं। ये इस तरह से पूरा बिजनेस मॉडल इन्होंने बना के रखा है ताकि बैठे बैठे पैसे कमाए जा सके। अब तकलीफ कहां पर है? ये जो जनाब थे माइकल सैवेज, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इनको और अमेरिकन्स को तकलीफ कहां है, ये अब बात करते हैं। उनको तकलीफ है कि हमने पहले तो हमें भिखारी बनाया, 1000 साल की गुलामी सहने वाला देश और 300 साल की भयंकर लूट जो ब्रिटेन ने चलाई हमारे देश में, सारा पैसा जो हमारी, जो सारा धन हमारे जो ये था वो ले गए यहां से। पूरा यूरोप और अमेरिका आज जो भी कुछ है वो भारत से ली गई लूट का पैसा है। करीब करीब 60 ट्रिलियन डॉलर्स का लूट उन्होंने उस समय में किया था, जिसका आज आप हिसाब कर लो कितना होता होगा। ये पैसा यूरोप, ब्रिटेन और बाकी यूरोप के देशों में और अमेरिका में गया हो। अब ये जो चीज है, हमें तो भिखारी बना दिया, लेकिन हम उस दौर से गुजर के खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आपकी एजुकेशन सिस्टम खराब है। हमारे यहां पर हर मंदिर में एक स्कूल हुआ करता था, एक पाठशाला हुआ करती थी, जहां लड़के लड़कियां साथ जाके पढ़ते थे, उसे गुरुकुल कहते थे। हर मंदिर में, हर गांव के मंदिर में इस तरह की व्यवस्था थी।
मैकलेन ने इसे गंदा करार दिया, मैकलेन ने उसे बंद करवाया। इस कमीने ब्रिटिशर ने पूरी एजुकेशन सिस्टम को पहले स्टडी किया, उसके वीक पॉइंट निकाले। उन्होंने कहा कि जब तक ये लोग अपने संस्कृति के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर, अपने एजुकेशन के ऊपर जब तक गर्व करते हैं, तब तक भारत के ऊपर कब्जा करना मुश्किल है। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बंद करवाए, जबरदस्ती मंदिरों में शालाएं बंद करवाई। उस वक्त के हमारे नेता, उस वक्त के हमारे जो पुजारी, गुरु, जो भी लोग थे, उनको ये इसकी भनक नहीं लगी कि इसका आगे जाके क्या इफेक्ट होगा। जनरेशन 2-3 जनरेशन निकल गई, 3-4 जनरेशन निकल गई, और धीरे 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 जैसे इकोनॉमिकली हम वीक हो गए, वैसे हम एजुकेशनली भी हम वीक हो गए। एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम जो हमारे देश में थी, उसको संपूर्णतः खत्म कर दिया। लेकिन उनकी सिस्टम ने, उन्हीं की सिस्टम के थ्रू, उन्हीं सिस्टम के थ्रू पढ़ के, आगे बढ़ के, नॉलेज लेकर हमने आज उनको चैलेंज देना शुरू किया। इसरो ने ऐसे मिशन चलाया है कि नासा चौंक गया है। हमने यहाँ पर कल्पक्कम में जो थोरियम से चलने वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का सेकंड स्टेज हमने अचीव किया है, जो सिर्फ रशिया कर सका है अब तक। अमेरिका भी, किसी भी देश के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। जलन वहां पर से शुरू होती है। ऑपरेशन सिंदूर में मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि भारत ने ऐसे कुछ हमले किए हैं कि जिसने अमेरिका को चौंका दिया, और अमेरिका के जो एसेट्स थे, जो पाकिस्तान कहता था कि वो उनके हैं, उसे भी हमने चोट पहुंचा दी है। तब से अमेरिका, तब से ट्रंप हमसे उखड़े हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि भारत ने ये क्या कर दिया। जलन वहां पर है। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, इसका जवाब भारत ने यूपीआई से दिया। ये भी एक ऑनलाइन ट्रांसफर है। मेरे खाते से आपके खाते में डायरेक्ट पैसा रियल टाइम बेसिस पे हो जाता। इसने मास्टर कार्ड और वीजा की लगा दी लंका। जलन वहां पर है। भारत ने बहुत कुछ ऐसा किया है कि उनकी सिस्टम को यूज करके, उन्हीं का सॉफ्टवेयर जो उन्होंने बनाने की जो क्षमता थी, वो भारत ने हासिल करके वो दुनिया में नंबर 1 बन गया है सॉफ्टवेयर में, और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो सारी चीज़ों में। जलन उससे है। और जब जलन होती है, जब आपको लगता है कि ये लोग हमसे आगे निकल गए हैं या आगे निकलने वाले हैं, एक रियल थ्रेट बन जाता है जब कोई, तब फिर ऐसे उटपटांग जो स्टेटमेंट्स हैं वो बाहर आते हैं, जैसे ये माइकल सैविज जो दे रहा है। दोस्तों, कोविड के समय में अमेरिका, जिसकी हेल्थ सिस्टम सब दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है, उसने वहां पर करीब 11 लाख लोगों की मौत हो गई। और वही आंकड़ा हमारे जैसे देश में, जो एकदम पिछड़ी हुई हेल्थ सिस्टम है, ना कोई ठिकाना है, ना पब्लिक में, ना कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी कोई बड़ी उपलब्धियां हैं। सरकारी अस्पताल काफ़ी बदहवास हालत में चलते हैं। ये आपको नहीं, दुनिया में सबको पता है कि भारत में हेल्थ सिस्टम कभी भी कोलैप्स हो सकता है। वहाँ पर अमेरिका से आधे से कम, करीब 5,33,000 लोगों की मौत हुई। भारत जैसे देश में 5,33,000 बहुत 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 कम आंकड़ा है। ये 40 से 50 लाख हो सकता था, क्योंकि अमेरिका से हमारी पॉपुलेशन 4 गुना ज़्यादा है, और यहाँ की जो हेल्थ सिस्टम है वो भी खस्ता हालत में है। ऐसे में हमने इस महामारी के साथ जो लड़ाई लड़ी, वो अमेरिका को चौंका गया है। अमेरिका को ये चुभता है। जलन यहाँ पर है। दोस्तों, भारत ने इस
जो घटनाक्रम है उसके ऊपर काफ़ी हल्की सी और एक सधी हुई प्रतिक्रिया दी, और प्रतिक्रिया भी इसलिए दी, रिएक्शन भी इसलिए दिया क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसे अपने ट्रूथ सोशल के अकाउंट में रीपोस्ट किया था। तो वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बन जाता है अमेरिकन सरकार का। तो भारत सरकार ने इसके ऊपर आपत्ति उठाई और कहा कि ये जो इन्होंने कहा है वो इल इन्फॉर्म्ड है, ये ऐसा इनको नहीं कहना चाहिए। मीडिया में लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये काफ़ी कम है, काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी भारत को। ये मेरा मानना है कि ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें किसी भी तरह का कोई इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने सिर्फ इसको नोट किया है, ये उन्हें बताना ही ज़रूरी है। हालांकि ये तो सरकार का स्टैंड होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि ये एक रेशियल स्लर है भारत के खिलाफ माइकल सैवेज का, और माइकल सैवेज को इसके लिए पछताना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए अब भारत के दरवाजे तो बंद हो गए। दोस्तों, इनके मन में भारत के प्रति एक तरह का रोष है, एक गुस्सा है। ये सारी बातें जो मैंने बताई उसके ऊपर एक और बात आ रही है, वो है भारत और अमेरिका का व्यापार समझौता, ट्रेड डील, जो नहीं हो पा रही है। और वो हो इसलिए नहीं रही है क्योंकि वो भारत नहीं मान रहा है। भारत अपनी कुछ बाजार का, अपने देश के कुछ बाजार का कुछ हिस्सा नहीं खोलना चाहता। वो समझता है, भारत समझता है कि इस करके यहाँ के जो स्थानीय जो उद्योग धंधे हैं उसे बहुत नुकसान पहुँचेगा, खास करके जो हमारे जो किसान भाई हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसके चलते भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं कर रहा है। और पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं, इन्होंने, अमेरिका ने जो कहा उस लाइन के ऊपर, डॉटेड लाइंस के ऊपर उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया अमेरिका के साथ। जैसा अमेरिका ने बोला वैसा। भारत ने 50% टैरिफ लगने के बाद भी वो रूस से तेल खरीदता रहा और उसने तेल खरीदना बंद नहीं किया। आखिर में हार कर ट्रंप ने वो जो प्यूनिटिव जो उन्होंने टैरिफ लगाए थे उसे वापस ले लिया। तो ये सारी चीज़ें उन्हें खटकती है। अब जैसे जैसे अमेरिकन इकोनॉमी का ग्राफ नीचे जाता जाएगा, और वो जाना तय है, वो जाएगा, क्योंकि आप पूरी दुनिया से कट मनी ले रहे हो, तो कट मनी ना देना पड़े इसलिए बहुत सारे देश अपने जो व्यापार हैं वो अपनी लोकल करेंसीज में कर रहे हैं। लोग युआन का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, जो चाइनीज़ करेंसी है। भारत ने भी की है। ईरान से जब अभी रिसेंटली जब तेल खरीदा तो उसका जो भुगतान था वो युआन में किया भारत ने, डॉलर में नहीं किया। जैसे जैसे यूपीआई का व्याप बढ़ेगा, क्योंकि यूपीआई तो फ्री है, कोई परसेंटेज देने की ज़रूरत नहीं है, मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड की दुकान बंद हो जाएगी। तो जब ग्राफ नीचे जाएगा, आमदनी जैसे जैसे कम होती जाएगी, तो गुस्सा बढ़ता जाएगा। आज नहीं तो कल ये दिन आएगा जब वहाँ के जो भारतीय प्रवासी हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक नहीं हैं, अमेरिका के नागरिक हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। हो सकता है लोगों के पब्लिक प्रेशर में जिन लोगों को ग्रीन कार्ड दिया गया है वो एक ही रात में कैंसिल हो सके। इसकी क्या गारंटी है कि ये नहीं ही होगा? अमेरिका में कुछ भी हो सकता है। अमेरिका अपने आप को हर नियम के, हर लॉजिकल लॉ के ऊपर, हर नेचुरल लॉ के ऊपर अपने आप को समझता है। इसके बाद में जब अमेरिका के वहाँ के जो लोग हैं उनका गुस्सा भारतीयों की तरफ बढ़ेगा, और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि पहने हुए कपड़े के साथ आपको वो देश छोड़ना पड़े, आपको वापस भारत आना पड़े। दोस्तों, इसकी तैयारी आज से रखिए।
मेरे जो दोस्त विदेश में हैं, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मेरी स्पेशल अपील है कि इस मामले के ऊपर सोचें। ये आज नहीं, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो उसकी तैयारी आपने की है क्या? ऐसा ना हो कि जिंदगी भर की कमाई एक झटके में चली जाए और सिर्फ पहने हुए कपड़े के साथ आप भारत वापस आए। तो उसकी तैयारी आज से करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।